Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the next chapter which is excess demand and deficient demand. तो फटाफट हम देखते हैं आज एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप जानिए इस चैप्टर में लगभग 3 पार्ट्स टोटल होने वाले हैं जो कि आज हम आपको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में बताएंगे और इसके बाद आपके फिर उसके जो पॉलिसीज होती हैं उसको कैसे करेक्ट किया जाता है इकोनॉमी में तो उसको भी सीखेंगे। तो फटाफट बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम यानी किसी प्रकार का टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फटाफट देखेंगे आप कि एक्सेस डिमांड नाम से ही मालूम चल रहा है कि एक्सेस डिमांड का मतलब है डेफिशिएंट आपके इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है। अब कैसे जानेंगे ज़्यादा है, यानी आप जानो कि एक्सेस डिमांड का मतलब है कि जितनी आपकी इकोनॉमी में सप्लाई हो रही है सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेस डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। AD इज ग्रेटर देन का मतलब है कि AD ज़्यादा है यानी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, जबकि कंडीशन आपकी इकोनॉमी में कौन सी है? फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे जितने भी लोग काम करना चाहते हैं सभी को काम मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता इकोनॉमी में, यानी हम लोग एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ नहीं कर सकते। का मतलब है कि आप वहाँ पे जितना क्षमता थी जितनी उसकी क्षमता थी आप पूरी यूटिलाइज कर रहे थे, इकोनॉमी बहुत बढ़िया काम कर रही थी। इसका मतलब है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं था इन द इकोनॉमी। इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। और एक्सेस डिमांड का होने का मतलब सपोज मानिए कि आपकी इकोनॉमी में सप्लाई मान लीजिए 10 यूनिट्स की है और डिमांड यहाँ पे कितनी है? 15। अब ये 10 वो वाला है यहाँ पे जो आपने पूरी जो रिसोर्सेज थी उनको बहुत अच्छे से यूज किया, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे होने के बावजूद भी यह आपका क्या था? सप्लाई 10 था। इसका मतलब है कि सप्लाई इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बात समझ में आ रही है? सप्लाई इससे आगे नहीं बढ़ सकता। इस कंडीशन में आपकी डिमांड क्या है? 15 है। अब आपको देखना होगा कि अगर ऐसी कंडीशन मिलती है इकोनॉमी में तो तब क्या होता है। ठीक है ना, हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, आपको समझना होगा। जो ये आपका ये डायग्राम दे रखा है आपको पहले समझना है कि AS ये है आपका ओरिजिनल और ये AD आपका ये क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे जो होता है नॉर्मल। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है एक्सेस डिमांड। जब हम एक्सेस डिमांड की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E है तो आपको थोड़ी देर के लिए मानना है कि AD हमारा यहाँ पर है। मान लीजिए आपने एक कर्व जो है आपने ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने जो भी एक्स एक्सेस पे आपने इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को शो कर रखा है और यहाँ पे AD और AS को शो कर रखा है। ठीक है, अब आप जानते हो कि यार हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ओरिजिनल वाला यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला। तब आप देखो कि AS और AD इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है, यानी यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो यहाँ से O से लेकर के M लेवल तक है। यानी आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कितना है? OM का गैप जो है। लेकिन आपकी इकोनॉमी में सिचुएशन है एक्सेस डिमांड। इसका मतलब डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है। हम मानते हैं कि अगर आपने एक्सेस डिमांड का मतलब तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आप समझते हो कि यहाँ से हम लोग इसके आगे तो प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने बताया ना कि अभी आप लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हो। इसका मतलब है आपका ना तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता इसका मतलब है कि वहाँ पे आप प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपने जब सब लोगों को यूज़ किया है, सब लोग फुली यूटिलाइज कर रहे हो, आप सबको सारे रिसोर्सेज आपके फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, तब आप पे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ पाएगा और उसके साथ साथ आउटपुट यानी प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ पाएगा। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखिए। फिर हम देखते हैं, लेकिन इस कंडीशन में अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा रहता है तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर इस डिमांड को पूरा करना है तब आपको O से लेकर के ये OM तक का यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए था, जो कि इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता है। तब देखोगे कि इस कंडीशन को हम पूरा कर नहीं सकते हैं। तो ये जो आपका इस और इस कर्व का दोनों गैप दिख रहा है, यानी ये यहाँ से लेकर हम इसको F पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? F पॉइंट। इसका मतलब है कि आपका जो है तो ये इतनी क्या है? डिमांड है यहाँ पे इतनी।
ठीक है ना, और जबकि एक्चुअल में इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम इतने पे होता है। इसका मतलब जो आपको ये गैप दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है कि सप्लाई हमारी इतनी लेवल की है और डिमांड हमारी इतनी हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेस डिमांड कितनी, हमने देखो आपको फटाफट यहाँ बता देते हैं कि आपकी जो रिक्वायर्ड डिमांड है वो है एफ से लेकर ये एम है, ठीक है ना, ये आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आपका यहाँ पे ई से लेकर एम तक आपकी सप्लाई हो सकती है, यानी ई एम की डिमांड आप समझ रहे हो पूरी हो पा रही। इसका मतलब हो कितनी नहीं पा रही, हमने देखो इतनी डिमांड थी, आपने पूरी इतना किया है। इसका मतलब है कि जो आपने पूरे में से अगर इतने को माइनस कर दोगे तो एफ ई बचेगा, यानी इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, आपका एफ है, यानी इस पूरे में से आपने इतने को माइनस कर दिया है। इसका मतलब जो एफ और ई का गैप आया है, इसको एफ और ई का जो गैप आया है, यही आपका एक्सेस डिमांड कहलाता है। और एक्सेस डिमांड का मतलब है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है। सिंपल सी बात है कि 10 चीज़ें बिकने को हैं, 15 लोग लेने वाले हैं, सभी लोगों को गुड्स तो मिल नहीं पाएंगे। जो 15 लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन किस चीज़ का, सामान को लेने के लिए, ठीक है। अब होगा क्या, सिंपल सी बात, प्रोडक्शन आपका बढ़ नहीं सकता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ेंगी, और प्राइसेस बढ़ने का मतलब है महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई का मतलब होता है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इसी को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप भी बोल देते हैं। यो आपका जो चला रहा है ना, ये पूरा गैप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोल देते हैं। तो आपको एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या होती है, डायग्राम में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग बेहतर से करिएगा। जो हमने आपको चीज़ बताई है कि जो आपका ये ई लेवल है, यानी ओ एम लेवल आपका क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और यहाँ पे जो ई लेवल है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ बता रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में ए एस इक्वल ए डी के है। तो ये सारा का सारा आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है कि एक्स एक्सिस में क्या शो कर रखा है आपने, वाई पे क्या, इस कंडीशन की क्या क्या, इस सिचुएशन की क्या क्या कंडीशंस हैं, आपको बेहतर एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड होती क्यों है। हमने कहा सिंपल सी बात, लोग ज़्यादा मांग करते होंगे, लोग यानी बात आई है यहाँ पे मांग करने यानी डिमांड करने की। अब हम बात करते हैं एडी। अब एडी ज़्यादा होने का मतलब है कि जो इसके कंपोनेंट होंगे वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगे। आपने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट पढ़े थे ना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इन सभी जो भी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ये सारे क्या थे, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी थे। आपको समझना है कि इन सभी सेक्टर में कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड नहीं ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है। देखते हैं ना, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है जब लोग ज़्यादा खर्च करने लगे, यानी लोगों के द्वारा खर्च किए गए अमाउंट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से सप्लाई हो रहा हो, और लोग जब ज़्यादा खर्च करते हैं तभी मनी सप्लाई भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है लोग का मतलब है कि सारे सेक्टर, सिर्फ एक हाउस होल्ड से नहीं। देखते हैं, सी का मतलब है कि हाउस होल्ड सेक्टर, आई का मतलब है कि जो भी आपका फर्म सेक्टर होगा या प्रोड्यूसर सेक्टर होगा, और जी का मतलब था गवर्नमेंट सेक्टर, और एक्स माइनस एम का मतलब है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो हम लोग इंक्रीज कर दें, यानी लोग हमारी डिमांड, हमारे यहाँ की वस्तु ज़्यादा डिमांड करने लगे। तब आपकी ये चारों चीज़ों में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि इनसे डिमांड क्रिएट होती है, और डिमांड करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं मनी आती है आपकी इकोनॉमी में। और जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ती जाएगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा मनी आएगी, तो और डिमांड क्रिएट होगी, और ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी। यहाँ पे आपको देख समझना है कि यही कुछ कारण है, यानी आपका हाउस होल्ड सेक्टर में भी डिमांड बढ़ जाती है, फर्म सेक्टर में भी डिमांड बढ़ जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और फॉरेन कंट्रीज़ की भी डिमांड बढ़ जाती है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है। तो ये आपके कुछ कॉजेज थे, आपको लिख देना है कि एक एक पॉइंट लिखोगे। कंजप्शन यानी हाउस होल्ड को एक पॉइंट मान के, इन्वेस्टमेंट फर्म सेक्टर को भी दूसरा पॉइंट मान के, गवर्नमेंट को भी तीसरा पॉइंट मान के, और चौथा है आपका एक्सपोर्ट। ये सारे पॉइंट आपको पॉइंट वाइज दिखाने हैं ताकि थोड़ा सा लेंथी दिखे, बेहतर से एक्सप्लेन कर लेना है। अब हम जानते हैं कि हमने कारण भी पढ़ लिया एक्सेस डिमांड के, ठीक है ना। अब इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं इकोनॉमी में, अगर ऐसी सिचुएशन रही तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हमने देखिए, आपको मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करना है अगर इम्पैक्ट की बात करें। वो है एम्प्लॉयमेंट लेवल, दूसरा है आउटपुट, और तीसरा है प्राइस, ठीक है।
हम समझते हैं कि इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आने वाला है। हमने देखा कि यहाँ पे आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे रन कर रही थी। आपको हमने अभी बताया था कि वहाँ पे उस कंडीशन में आप एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ा सकते हो, बिकॉज यू आर रनिंग एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी आप लोग जो इकोनॉमी है उस पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रन कर रहे हो, यानी वहाँ पे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की। सिंपल सी बात है कि आपका एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा है आपका आउटपुट, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आप लोगों को नहीं बढ़ा सकते तो फिर सिंपल सी बात है कि आउटपुट तो डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा होगा यानी लोग जितने ज़्यादा होंगे प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा होगा, और लोग अगर उतना ही है तो प्रोडक्शन भी उतना ही रहेगा, यानी आउटपुट भी आपका इंक्रीज नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, 10 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी 10 ही चीज़ें रहेंगी, लेकिन डिमांड 15 है, तो सिर्फ और सिर्फ पूरा जो प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो पड़ेगा किस पे, प्राइस पे, क्योंकि ये हिल ही रहा है एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट भी नहीं, अब कुछ भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि सिंपल सी बात है, पूरी जो प्रेशर होगी वो आपकी प्राइस पे पड़ने वाली है, और यहाँ से जो आपको उस गुड्स की जो उस आउटपुट की जो प्राइस है वो क्या होगी, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज होने का कारण मालूम है क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता। सिंपल सी बात है, मार्केट में 2 फ़ोन हैं, आप लेने वाले 4 हो, वो 2 फ़ोन से 4 हो नहीं सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो 4 लोग हैं ना वो उन 2 फ़ोन को लेने की कोशिश करेंगे, और उसके बदले में भले ही चाहे आपको डबल पैसा क्यों ना देना पड़े, 1.5 गुना क्यों ना देना पड़े, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोग छोटी सी भी प्राइस की कीमत जो है और इंक्रीज कर दोगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो ये था सिचुएशन आपकी एक्सेस डिमांड का। अब देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। अब आप इस चीज़ को भूल जाइए, मतलब भूलना नहीं है, मतलब आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब आपको सिचुएशन दूसरी बताने जा रहे हैं, वो है डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। अब डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन होती है वो बताती है कि आपका जो डिमांड है, यानी डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस। इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, यानी सप्लाई ज़्यादा कर रहा है और डिमांड कम है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। लेकिन आगे बात करते हैं, एडी शॉर्ट ऑफ एएस, यानी जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो शॉर्ट आउट होती है, यानी कम होती है कंपेरिजन टू एएस के, और वो भी फुल करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप देखोगे कि हमारी सप्लाई तो बढ़िया चल रही है, क्योंकि सप्लाई तो हमेशा चाहती है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रन करे, लेकिन उसके कंपेरिजन में हमारा जो डिमांड है ना वो आपको बहुत कम देखने को मिल रहा होगा, यानी कहीं ना कहीं लोगों पास पैसे ही नहीं हैं, लोग डिमांड ही नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे सप्लायर परेशान होगा, उसने चीज़ें बना ली हैं, अब चीज़ें बना लेने का मतलब है उसके पास स्टॉक क्या है, बहुत सारे बच गए होंगे, ठीक है ना। अब बच जाने का मतलब है उसको सेल नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है उसको बहुत सारी लॉसेस आ रहे होंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका हमने डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है इस पर डिफ्लेशनरी, यानी डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी, ठीक है। मंदी आप लोग याद रखोगे ताकि आपको इन इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब होता है मंदी, और इन्फ्लेशन मतलब होता है, डिफ्लेशन मतलब होता है मंदी, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, यानी आपको बहुत महंगाई देखने को मिल रही थी इस तरह जब प्राइसेस बढ़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है कि यहाँ पे मंदी होगी, हम लोग प्राइसेस को कहीं ना कहीं उतना नहीं कैरी कर रहे होंगे, प्राइसेस डाउन हो रही होगी, ठीक है। लेकिन इसके डायग्राम को समझते हैं, क्या कहता है डायग्राम। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो नॉर्मल एडी और एएस होता है वो कुछ कर्व इस प्रकार से, आपका एडी कर्व ये वाला है और एएस कर्व हमारा 45 के एंगल पे हमेशा निकलता है, जहाँ पे आपको देख रहे होगी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है आपका यहाँ से लेकर के ये ओएम लेवल तक है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आप लोग ये सब चीज़ शो करोगे, लिखोगे कि ओएम लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जहाँ पे जो ई पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम है करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। ये आपकी बेसिक सी नॉर्मल 2 कहानियाँ होंगी, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, ठीक है, आपको लिखना ही लिखना है। तीसरा लिखोगे
कि डेफिशिएंट डिमांड रिफर्स टू द व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज बिलो टू द ओरिजिनल एडी, यानी आपका जो उस समय का एक्चुअल एडी होगा उसके करस्पॉन्डिंग में नीचे होगा एडी। इसका मतलब वहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। इस सिचुएशन को आपको इमेजिन करना है। जब सिंपल सी बात है एडी ज़्यादा होगी तो आप देखोगे तो जो एएस को काट रहा होगा ये E1, ये जो नया E1 पॉइंट बना होगा यह आपका फुल एम्प्लॉयमेंट के पीछे आएगा, यानी हम देखेंगे तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। कौन सी होगी? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। इसका मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट इतना देना चाहिए था या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इतना होना चाहिए था। उस कंडीशन में आपका मात्र O से लेकर OM2 का ही एम्प्लॉयमेंट आपने इकोनॉमी में देखा। इसका मतलब है जितने लोगों को काम मिलना चाहिए उतने सभी लोगों को काम नहीं मिल पा रहा या नहीं वो कर नहीं पा रहे। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा होगा, वो है E1। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपकी डेफिशिएंट डिमांड का मतलब डिमांड आपकी कम है जबकि सप्लाई ज़्यादा है। अब कितनी सप्लाई ज़्यादा है आप देखोगे, आप इसको मानिए E पॉइंट, इसको हमने मान लिया है, इसको मान लीजिए आप F पॉइंट और इसको हमने M ऑलरेडी लिख रखा है इसमें। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको डेफिशिएंट डिमांड देखना है तो सिंपल सी बात है कि आपकी यहाँ पे जो एक पूरी डिमांड है, यानी आपकी यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे है E से लेकर M तक की, यानी हम देखा कि E M की वहाँ पे आपका क्या है रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्चुअल में कितना है आपका, एक्चुअल में है F से लेकर M तक, तो माइनस कर दीजिए F M को। ठीक है, आप देखोगे कि इतने पूरे में से आपने इतने को माइनस कर दिया, यानी E F का जो बचा है ये वाला पोर्शन इतना सा, इसी को आप बोलोगे क्या E F, इसको आप बोल दोगे क्या डेफिशिएंट डिमांड, यानी इतनी डिमांड क्या है आपकी कहीं ना कहीं कम हो रही है। आपकी डिमांड होनी इतनी चाहिए थी, हो मात्र इतनी रही है। इसका मतलब ये जो एरिया है वह है अनसोल्ड बच रहा होगा, बिक नहीं रहा होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। इसी को बोल देते हैं क्या, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। फटाफट इसके कारण पढ़ते हैं, क्या होता है ये कारण। सिंपल सी बात है, कारण सिंपल है कि डिमांड कम है तो डिमांड को कंपोनेंट जो होते हैं ना डिमांड के वो कहीं ना कहीं कम होंगे। कम होने का मतलब उन पर डिमांड कम कर दी जा रही होगी। और वही 4 कंपोनेंट थे आपका, कौन कौन सा, C, I, G और एक्सपोर्ट। ठीक है, C से यानी हाउस होल्ड, ठीक है, C से यानी आपका हाउस होल्ड, I से यानी इन्वेस्टमेंट यानी फर्म सेक्टर, और G से यानी गवर्नमेंट, और एक्सपोर्ट से यानी कहीं ना कहीं फॉरेन की बात कर रहा है। इन सभी सेक्टर्स में क्या होगा, आपकी डिमांड डिक्रीज हो गई होगी, तभी तो आपकी एडी में कमी आई। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपका डेफिशिएंट डिमांड का कॉज क्या दे रखा है, डिक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में पैसा सप्लाई नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो कम हो रहा है, डिक्रीज यानी घट गया है। ठीक है, अब मनी सप्लाई ना होने का कारण है कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के पास किसी न किसी प्रकार की समस्या ये है कि वो मनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लोग डिमांड नहीं करेंगे, इसका मतलब मनी सप्लाई खर्च नहीं आएगी इकोनॉमी में, और लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे होंगे। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं, और जिसका कारण हमने आपको भी बताया क्यों नहीं होता, वो ये था C, I और G और एक्सपोर्ट। इन सभी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे आपने सारे पॉइंट यहाँ 1 2 3 4 लिखे थे, ऐसे इसको भी अगर इस सिचुएशन को पूछा जाता है एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए, तब आपको वही 3-4 पॉइंट, आपको 4 पॉइंट लगातार 1 2 3 4 पहले कंजप्शन लिखोगे, कंजप्शन में बोल देना कि डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, ऐसे लिख देना। आप इन्वेस्टमेंट का लिख दीजिए, फर्म सेक्टर में डिमांड कम हो गई है, गवर्नमेंट में भी सेम लिख दोगे, और एक्सपोर्ट में भी लिख दोगे कि कहीं ना कहीं आपकी डिमांड क्या है, डिक्रीज हुई है। अब इस 4 पॉइंट आसानी से लिख देना और आगे बढ़े आना। अब हमने कहा, हमने कारण भी पढ़ लिए इसके क्या होता है। ठीक है, अब इसके इकोनॉमी में इम्पैक्ट्स क्या आते हैं हमने देखो। अगर डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन रहेगी, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल इतना था, लेकिन अगर इतनी डिमांड आपकी रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा ना, वो यहाँ से होकर के यहाँ चला जाएगा, यानी
प्रोड्यूसर गुड्स को घटाना, प्रोडक्शन घटाएगा, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन को घटाएगा क्योंकि वो लॉस नहीं झेलना चाहेगा और किसी प्रकार का वो नहीं चाहता कि मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक बचे। ठीक है, तो अब देखते हैं इम्पैक्ट। पहला है एम्प्लॉयमेंट पे, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल सिंपल सी बात है, जब लोगों को प्रोड्यूसर प्रोडक्शन घटाना चाहता है तो लोगों को निकालेगा, तो ठीक है एम्प्लॉयमेंट लेवल में क्या होगा, डिक्रीज होगा यानी घटेगा, लोगों को काम से बाहर निकाला जाएगा। दूसरा है जब लोग काम से बाहर निकालेंगे तो आउटपुट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट तो वो घटाना नहीं चाहता था तो निश्चित तौर पे वो भी घटेगा। ठीक है, आउटपुट भी आपके डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि हम लोग इनका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रखा हो, तो देखो दोनों में बैकवर्ड देखने को मिल रहा है ना। तीसरा है आपका प्राइसेस। प्राइसेस में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि जब सप्लाई है आपकी 15 और डिमांड है आपकी 10, यानी सप्लाई है आपकी 15 और डिमांड है कितनी 10, तो कहीं ना कहीं सप्लायर क्या हो रहा होगा, सप्लायर के बीच में कंपटीशन चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, कंपटीशन चल रहा होगा कि भाई मैं अपनी सामान को जल्दी से बेचूंगा, मैं अपना सामान बेचूंगा, और इस प्रकार से उस सप्लायर की कंपटीशन के कारण प्राइसेस में लगातार डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। यानी आपकी इस तरफ देखा जाए तो लगभग तीनों चीज़ों में आपको डिक्लाइन देखने को मिलने वाला है, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल भी गिरेगा और आपका आउटपुट लेवल भी गिरेगा, और तीसरा है प्राइसेस भी डाउन होंगी। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके यही दोनों सिचुएशन को आपको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में पढ़ना था। और हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इसके नोट्स बनाइएगा और कृपया अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर जरूर करना। ठीक है, और हम इसकी जो आगे की स्ट्रेटजी है वो 2 पार्ट्स में और पूरा करने वाले हैं, यानी उसमें सिखाया जाएगा कि इन दोनों कंडीशन को गवर्नमेंट की जो दो पॉलिसीज़ हैं, एक को बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के थ्रू चलती है। दोनों कंडीशन से इस कंडीशन को कैसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।